हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 EM वेव्स। देखो, हमने 6-7 चैप्टर्स कर लिए हैं। तो बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि अभी जितने भी चैप्टर्स बचे हैं, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर करवाया है एक ये मूविंग चार्ज था इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सभी इजी चैप्टर्स हैं। आज हम करने वाले हैं EM वेव। ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है। इससे 4 to 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नियरली आ जाता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपको EM वेव्स की प्रॉपर्टी, यूजेज और इनकी जो रेंज हैं जो मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ उससे ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप कैपेसिटर के अंदर, सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का कि आप कैपेसिटर लीजिए और सोचिए कि यहाँ पे बैटरी लगाई है आपने, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं। होगा क्या कि पॉजिटिव से करंट जाएगा, ऐसे कुछ गया, यहाँ से करंट आया, ये तो सबको पता है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन आपको कभी सोचा है कि दो प्लेट्स के बीच में कुछ है ही नहीं, देयर इज एन वैक्यूम। सो हाउ द करंट कैन फ्लो इन द वैक्यूम, लाइक कहाँ से आ रहा है वो करंट, कैसे फ्लो हो रहा है। तो उसी को हमने यहाँ पे मतलब कैपेसिटर में नोटिस किया, जिसके कारण हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ अलग करंट है। जो कंडक्शन करंट यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो अगर IC है, तो यहाँ पे कुछ और करंट है जिसका नाम हमें दे दिया गया ID, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से आया। अब थोड़ा समझते हैं। देखो, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ नेगेटिव प्लेट है। होगा क्या कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है, पॉजिटिव से नेगेटिव लगता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जब भी आपको पता है कि जो चेंजिंग जो आपका E है वो क्या जनरेट करता है, वो आपका चेंजिंग B जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा, फिर वहाँ पे एक हम कह सकते हैं करंट जनरेट होगा। इस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ID किस लिए बोलते हैं, D फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप टोटल करंट होगा सर्किट का कितना होगा, I = IC + ID। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू आप याद रख सकते हैं ε0 dφ/dt, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से हमने निकाला है ε0 dφ/dt। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू। आपका मैक्सवेल इक्वेशन, देखो मैक्सवेल ने क्या किया, कुछ नया काम नहीं किया। जो पहले से डिस्कवर जो मैक्सवेल जो इक्वेशंस थी, जैसे गॉस लॉ था फॉर मैग्नेटिज्म, फॉर इलेक्ट्रोस्टैट, तो उन्हीं जैसे फैराडे लॉ है या फिर एम्पियर सर्किट लॉ, सभी लॉज को जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हैं उनको मिक्स करके एक नई इक्वेशंस जनरेट कर दी। इसने कोई नया काम नहीं किया, वो जो इक्वेशंस थी उन्हीं को यहाँ पे दोबारा से लिख दिया, उनको अलग से नाम दे दिया एक पैकेट के फॉर्म में कि मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैक्सवेल इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट है हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो गॉस लॉ हमने पढ़ा था, सेम यहाँ पे जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे। वही आपका क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है। चलिए देखते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, लाइक हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एन क्लोज सरफेस, थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, या फिर कहेंगे क्यों, लिख देता हूँ यहाँ के लिए समेशन क्यों। तो ये आपका बेसिक गॉस लॉ का डेफिनेशन दे दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो हम लिखते थे वो लिखते थे E.ds से, ठीक है, क्लोज सरफेस है। ये किसके फॉर्मूला था, फ्लक्स का, और ये इक्वल था किसके, हमारा यहाँ पे समेशन Q/ε0, ठीक है यहाँ तक। अब चलो, अगर गॉस लॉ की बात आई गई है तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे कि E.ds इसी के इक्वल कैसे हुआ। देखो एक चीज़ आपको पता है, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटसाइड होता है, एंड ये यूनिफॉर्म होता है, आर कैप डायरेक्शन में होता है, स्फेरिकल टाइप में होता है, ठीक है। अब चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पॉइंट चार्ज के लिए, K/r²। ये सबको पता है। K का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो यहाँ E.ds है। अब एक चीज़ और देखिए कि जो सरफेस है यहाँ पे स्फेरिकल है, आर कैप में है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आर कैप में होता है, आपको पता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, कोस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² इंटू ds, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये सब तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का। ds क्या है, हमने जो सरफेस लिया है आर्बिट्रेरी, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं उसी पॉइंट के अराउंड एक सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर है, तो स्फीयर का जो क्या बोलते हैं एरिया जो है, इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, 4πr² होता है स्फीयर के लिए। तो सिंपल यहाँ पे लिख दो 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ds आएगा, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ 4πr²। देखो क्या आया, 4π से 4π कैंसिल और r² से r², तो यहाँ पे बचा क्या, Q/ε0। तो ये क्या है,
ये आपका गोसलो ही तो है इलेक्ट्रोस्टेट का। क्या है, ई डॉट डी एस लेके चले थे, हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ये प्रूफ है, इलेक्ट्रोस्टेट के गोसलो का प्रूफ है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा गोसलो ऑफ मैग्नेटिज्म। सेम टाइप से जैसे हमने यहाँ पढ़ा वहीं हम यहाँ मैग्नेटिज्म अप्लाई करने वाले हैं। ई की जगह सिर्फ बी होगा। किसी भी टाइप के फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, परपेंडिकुलर एरिया से कितनी आपकी लाइंस पास हो रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं गोसलो के अंदर हम लिखेंगे कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0। ये है आपका गोसलो ऑफ मैग्नेटिज्म। थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये क्या कहता है कि द नेट फ्लक्स थ्रू एनक्लोज्ड सरफेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस फॉर बी, हम लिख देते हैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ, ये 0 क्यों हुआ उसका रीज़न मैंने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में दिया था आपको कि आपका मैग्नेटिक, इसका रीज़न क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। तो कोई भी आपका जो सिंगल जो पोल है हम कह सकते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक बात करेंगे तो नॉर्थ के साथ साउथ आएगा। जब मैग्नेट को तोड़ देते हो तो नॉर्थ साउथ दोबारा क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में नॉर्थ साउथ था बीच में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तोड़ते ही वो दोबारा से बन जाएगा। दैट इज़ द मैग्नेटिज्म इफेक्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आपका मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसको हम बोलते हैं फाई बी, वो हमेशा ही आपका 0 होगा। इसका रीज़न है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसको ही हमने क्या बोल दिया, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने बताया था कि जब भी आप किसी कोइल के पास में मैग्नेट को मूव करते हो या फिर कोइल के पास में किसी करंट सर्कुलेटिंग कोइल को मूव करते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, फ्लक्स चेंज होता है। चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण आपका एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसके कारण आपका ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया था फ्लक्स से रिलेटेड, उसी को हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला था। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। अगर आपको डाउट है तो आप इसके जो 6 चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो ईएमएफ जो है यहाँ पे -d∅ और dt, ये डायरेक्टली आपका क्या बोल दिया गया था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा और समझने के लिए हम बोल देते हैं कि फ्लक्स जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का था, तो इसको थोड़ा इलस्ट्रेट कर देते हैं। चलिए, -d/dt तो सेम रहेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन B.ds। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन फॉर्म में आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। अब ईएमएफ जो है वो क्या होता है, वो वोल्टेज होता है या फिर कहेंगे पोटेंशियल होता है इन द सर्किट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैंने शायद सेकंड चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में या पोटेंशियल के बीच में क्या मतलब रिलेशन क्या होता है। देखिए वो होता है आपका कि हमने लिखा था V = -E.dl। ठीक है, हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ dl, E.dl है हमारा। तो यहाँ पे हम V जो है वो इसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है लेकिन ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ें होती हैं जब तक आपके सर्किट की ओपन कंडीशन की बात होती है। तो यहाँ ईएमएफ से रिलेटेड मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो टोटल अगर आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा E.dl इज इक्वल टू -d/dt इंटीग्रेशन ऑफ P.ds। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन फॉर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर, जो है आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें क्या करेंगे, देखो एम्पियर का लॉ जो था, एम्पियर का जो लॉ था उसी को जस्ट इसने मॉडिफाई किया। कैसे, एम्पियर लॉ देखिए पहले तो क्या था, एम्पियर लॉ था कि आपका इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 टाइम्स समेशन I। ये था बेसिक इसका फॉर्मूला, ये सबको पता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन मतलब B.dl। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन मतलब B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स समेशन I। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। यही क्या था, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट, नहीं एम्पियर सर्किट लॉ था। अब मॉडिफाई क्या किया, मैक्सवेल ने बोला कि भैया जब आप कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कोई करंट नहीं होता, इन बिटवीन द प्लेट्स देयर इज नो करंट, सो हाउ यू कैन राइट डायरेक्टली 1 I। ओके, यू शुड डिस्क्राइब दैट I, व्हाट इज़ द I। ठीक है, करंट क्या है,
तो उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज किया, ठीक है। कैसे किया देखो मैं बता देता हूँ। आई इसने किया, इसने बोला आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी होगा भैया, कंडक्शन करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, बस इतना चेंज किया और इसने इस इक्वेशन में पुट किया, वहीं आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बोल दिया। देखो कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से 4 मैक्सवेल इक्वेशन थी। पहली आपको गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फोर्थ आपका ये जो हमने पढ़ा है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इस टाइप से चारों मैक्सवेल इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। नियरली आई थिंक काफ़ी बार ये सवाल आया है कि आप मैक्सवेल इक्वेशन को लिख दो डायरेक्टली 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में 4 इक्वेशन लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इक्वेशन लिखने के ही मार्क्स मिल रहे हैं तो आप पढ़ो ना इनको, मतलब काफ़ी ईजी चैप्टर है। 4 to 5 मार्क्स आप कैसे भी गेन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब शुरू होता है EM वेव की कहानी। EM वेव होती क्या है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका नथिंग लाइक ये कुछ नया नहीं है, वही है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, उन सब का कॉम्बिनेशन आपका EM वेव है, ठीक है। EM वेव क्या कंसिस्ट करती है, 3 चीज़ें। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा हर एक चीज़ का याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, लाइक हमने फ्लेमिंग का रूल पढ़ा था, उसमें सेम आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इन शॉर्ट लाइक हम कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसा देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है थंब की और मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, तो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन थर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब एक्स वाई है तो ये जेड में होगा, ठीक है। ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है जनरली। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है इनका इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली ये हो गया। नेक्स्ट अब आपको EM वेव का डेफिनेशन अगर याद करना है तो उसका डेफिनेशन आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ एनर्जी, लाइक ये एनर्जी कंसिस्ट करता है, ठीक है। फोटोन है समथिंग लाइक। तो ये हो गया EM वेव का क्या सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं EM वेव का सोर्स क्या है, कहाँ से आया, मतलब होता क्या है EM वेव, ठीक है, जनरेट कहाँ से हुआ। देखो मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था कि आपका जो स्टेबल जो चार्ज होता है, स्टेबल चार्ज, वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एंड मूविंग जो चार्ज होता है वो क्या जनरेट करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं कई बार ओसिलेटिंग चार्ज भी, एक्सेलरेटेड या ओसिलेटिंग जो चार्ज होता है वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, EM वेव। अच्छा इसमें ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना भूल गए थे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों केस में जनरेट हो, जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर मूविंग कंडीशन में है, थोड़ा मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है। करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। थर्ड है कि एक्सेलरेटिंग, मतलब उसका स्पीड जो है आपका विद द टाइम आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी 3 मीटर है, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, ऐसा चेंज हो रहा है। व्हेन द स्पीड विल गोइंग टू बी चेंज इन द चार्ज, देन EM वेव विल बी प्रोड्यूस्ड, ओके। तो ये होता है इसका मतलब सोर्स कह सकते हैं, कहाँ से जनरेट हुआ। तो आप बोलेंगे कि EM वेव का सोर्स क्या है, एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ EM। देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, वही है जो हमने EM वेव का पढ़ा है अभी तक, वहीं को हमने थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करने के लिए थोड़े शॉर्ट पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए बोल दीजिए, तो आपको 5-6 पॉइंट्स कम से कम लिखने हैं। तो पहला पॉइंट देखो क्या है कि ये प्रोड्यूस होता है सिर्फ एक्सेलरेटिंग चार्ज से, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे ओसिलेटिंग चार्ज से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि EB और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। मैंने एक डायग्राम बना के नहीं दिखाया आपको, चलो डायग्राम दिखा देता हूँ पहले थोड़ा इलस्ट्रेट करने के लिए। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे, अच्छा इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, ओके ना। एक चीज़ सोचो, ये अगर x डायरेक्शन है, ये y है और ये z है मान लेते हैं, तो क्या होगा अगर हमारा x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ऐसा कुछ दिया रखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ परपेंडिकुलर टाइप में होगा, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस प्लेन में है। मतलब थोड़ा डायग्राम हो सकता है कि आपको उतना मतलब क्लियर ना दिखे, लेकिन आप बुक में देख सकते हो। और ये वाले जो हैं ये एकदम x डायरेक्शन में होगा, ठीक है, x डायरेक्शन में ऐसे, तो ऐसा कुछ है। और आपका प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगा, x में इलेक्ट्रिक फील्ड, y में हमने z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया है ये वाला, एंड y में क्या हो रही है, EM वेव प्रोपोगेट हो रही है। तो ये इसका डायरेक्शन है, मतलब डायग्राम एक तरीके से। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, देखिए प्रॉपर्टी में नेक्स्ट है कि बोथ फील्ड आर इन सेम फेज।
कि जो इनका फेज़ होता है, आपने डायग्राम में भी देखा जहाँ लाइन जो कट हो रही है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाद में, ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज़ है वही सेम फेज़ आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। मतलब सेम आपका सेम टाइम पे जीरो होंगी, सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगी, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, सेम फेज़ का मतलब समझ गए ना, मतलब सेम अपन कह सकते हैं टाइम पे आपका मूव करेंगे। बाई बोथ वेव्स एनर्जी विल सेम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ एनर्जी कंसिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ एनर्जी लेता है, दोनों का जो एनर्जी है ईएम वेव के अंदर, दोनों का जो पार्टिसिपेशन ऑफ एनर्जी है दैट विल बी सेम, ओके। नेक्स्ट है आपका ईएम वेव डोंट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं होती? इसका बेसिक रीज़न ये है कि आप इलेक्ट्रिक मतलब ईएम वेव बनी किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। ऐसा समझिए कि आपने कोई चीज़ पानी की बना दी, मतलब बर्फ़ बना दी ऐसा कुछ, तो वो क्या मतलब बर्फ़ से चेंज होगा उसका कुछ, मतलब सेम प्रॉपर्टी जैसे मिट्टी है, मिट्टी से क्यों कुछ से चेंज होगा उसका, वही चीज़ है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना है तो उससे कैसे चेंज हो जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ये प्रॉपर्टी है, ईएम वेव डजंट डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इन वैक्यूम, जो ईएम वेव का स्पीड होता है, जैसे सनलाइट है दैट इज द ऑल्सो ईएम वेव ना। So the sunlight speed is the maximum when the in vacuum we can say that. So EM wave has the speed 3 into 10 to the power 8 meter per second in the vacuum. Now our next topic is energy density. देखो डेंसिटी वर्ड कहीं भी आ जाए, डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। डेंसिटी होता है आपका पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जैसे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, ऐसा कुछ होता है। जनरली जब भी आपको नहीं दिया जाए कि एरियल है या सरफेस मतलब वॉल्यूम है, तो आप वॉल्यूम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे हमने चार डेंसिटी पढ़ी थी, तीन टाइप की थी, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, चार डेंसिटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें जनरल डेंसिटी दिया, इसका मतलब हम वॉल्यूम में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो एनर्जी डेंसिटी को इसने बोला है कि क्या होती है, सबसे पहले इसका नोटेशन देख लो, यूई होता है। होती क्या है कि पर यूनिट आपका जो मटेरियल है, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड या कहें कि उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है तो मैं लिख देता हूँ। यूई जो है हमारा होता है 1/2 ε0 E², ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये तो हो गया जनरल, मतलब यहाँ पे अगर आप RMS वैल्यू लिखते हो तो ये वैल्यू आएगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो ERMS कितना होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई √2 होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम का √2 कम होता है, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दें ये वैल्यू, तो हमारा देखो यूई कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा E0 एंड ये E0 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, 1/2 ε0 E0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1/4 ε0 E0 स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1/4 ε0 E0 स्क्वायर इन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वेन द E0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, E0 क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ε0 क्या है, कॉन्स्टेंट है, सिंपल 8.85 × 10⁻²2, क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्या होती है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला सेम टाइप से, जहाँ भी इलेक्ट्रिक हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखा जाता है, वहाँ मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, सिंपल। और जहाँ ε0 है उसकी जगह 1/μ0 लिखना है। तो देखो क्या चेंज हो जाएगा, यू बी हो जाएगा हमारा 1/2 BRMS² डिवाइड बाई μ0, यहाँ तक ठीक है आई थिंक। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, 1/2 BRMS का वैल्यू सेम टाइप से कितना हो जाएगा, B0/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू B0² डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/4 B0² डिवाइड बाई μ0। तो ये हो गया हमारा U इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा कितना एनर्जी डेंसिटी है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डेंसिटी है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी लिखा है कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं वो सेम एनर्जी कंसिस्ट करते हैं। इसको प्रूफ करते हैं। चलिए एक एनर्जी पहले दोनों का लिख देता हूँ। यू ई होता है 1/4 ε0 E0 स्क्वायर, एंड यू बी जो होता है वो होता है 1/4 B0 स्क्वायर बाई μ0। अब हमें एक को लेके चलना है और दूसरा प्रूफ करना है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम यू ई ले लेते हैं। देखो यू ई के अंदर हम क्या चेंज कर रहे हैं, 1/4 ε0 E0 स्क्वायर। सबसे पहले आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है यहाँ तक। एंड स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह सी की टर्म्स में आंसर लिख देंगे। तो इसका स्क्वायर कर लो, चलो सी स्क्वायर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया 1/c²μ0। इसको हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/4 1/c²μ0। नाउ ई नोट के लिए क्या लिखना है अपने को, ई नोट इज इक्वल टू, देखो इससे क्या लिख सकते हो ई नोट को, बी नोट इंटू सी। ये हो गया बी की टर्म्स में, तो ये हमने लिख दिया बी नोट इंटू सी का होल स्क्वायर। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं, काफ़ी इजी था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये हो जाएगा 1/4 सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी आएगा 1/μ0 इंटू बी नोट स्क्वायर। सिंपली आपका प्रूफ हो गया 1/4 बी नोट स्क्वायर डिवाइड बाई μ0। यू ई लेके चले थे, हमारे पास क्या आ गया, यू बी आ गया। इट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसी को एक तरीके से हम पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसको लिखा जाता है एस वेक्टर से, फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई μ0, वेरी सिंपल। तो ये होता है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर, सिंपल वर्ड्स में मैंने बता दिया, ठीक है। ये डायरेक्शन जो होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर उसको शो करता है, एक तरीके से एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी टाइप की वेव जो होती है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखो सिंपल है, E इज इक्वल टू ई नोट, यहाँ पे होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, ठीक है। सेम टाइप से बी के लिए लिखा जाएगा, सेम फॉर्मूला। के क्या होता है, देखो के जो है यहाँ पे 2π/λ लिखा गया है। इसका मतलब देखो लैम्डा तो वेवलेंथ होती है, के आपका वेव नंबर होता है, जिसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे हमारा बी जेड एक्सिस में है, ई वाई एक्सिस में है, तो हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेव प्रोपगेट हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि एग्जाम में दिया नहीं है हमें, ऐसा कुछ नहीं, वो अंडरस्टूड है चीज़ें, ठीक है। 2 डायरेक्शन दे दी, तीसरी डायरेक्शन उसी के होगी, मतलब जेड और वाई दे रखा है तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ये रेज है, मतलब ई एम वेव कितने टाइप की होती है। देखो यहाँ पे ये गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो टोटली मिला के 7 टाइप्स के यहाँ पे ई एम वेव्स हैं। होता क्या है, सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव का होता है और गामा वेव का सबसे कम होता है। इसका ट्रिक ये है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक है। ये ट्रिक याद कर सकते हो आप। ये इसका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज भी लिखा हुआ, जो मैं अगले पेज पे आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, जो एनसीईआरटी का डायरेक्ट मैंने बुक का ही फोटो लिया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे रेडियो वेव के लिए हमने लिखा है कि इसका जो वेवलेंथ है वो 0.1 मीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। माइक्रोवेव के लिए 0.1 मीटर से 1 mm तक होता है, इंफ्रारेड के लिए 1 mm से 700 mm, और लाइट मतलब जो हमारे विजिबल लाइट्स है, सन की लाइट, 700 से 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट 400 से 1 नैनोमीटर, एक्सरे 1 to 10⁻³ नैनोमीटर, एंड गामा रे हम कह सकते हैं कि -3 नैनोमीटर से कम। इट मीन्स हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर की ऑर्डर में होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आता है यूजेज, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, कि हमें लास्ट इसका टॉपिक यही है कि यूज क्या है। मतलब अभी हमने ये वेव पूरा पढ़ लिया, अब इसका यूज क्या है, कि कहाँ कौन सी वेव यूज होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा गामा रे का यूज़ है। ये हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में यूज़ होता है। अनवांटेड सेल जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कई बार हम तिल वगैरह निकलवाते हैं डॉक्टर्स के पास में, उसको हम बोलते हैं अनवांटेड सेल। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैंसर सेल को रिमूव करने के लिए भी हम गामा रे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे तो सबने कराया होगा जनरली, फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए होता है। मेटल डिटेक्टर्स में जैसे ट्रेन्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ यूज़ होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर XRD जिसको हम बोलते हैं, XRD मशीन आप अगर साइंस में कैरी ऑन करते हैं तो वहाँ भी आपको XRD की बात ज़रूर कभी न कभी देखने को मिलेगी, उसमें भी इसका यूज़ होता है एक्सरे का। यूवी रेज कहाँ यूज़ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए, किलिंग करने के लिए, मतलब मारने के लिए, प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन एंड फूड प्रिवेंशन, ठीक है। विजिबल रे किस लिए, देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें विजिबल लाइट का मतलब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव्स होती हैं, हम कह सकते हैं टीवी और रेडियो कम्युनिकेशन, जैसे हम बात करते हैं मोबाइल टावर्स वगैरह, इन सब में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंफ्रारेड का, तो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, जैसे वेव्स आर कोल्ड हीट वेव्स, ठीक है। इनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। जैसे हमने कोरोना के टाइम पे जो गन होता था, हीट गन, वो भी आपका इंफ्रारेड रेज से ही डिटेक्ट होता था। टीवी रिमोट में होती है, ट्रीटिंग मस्कुलर पेन, थर्मल इमेजिंग सेंसर होता है इसमें, ठीक है। यूज टू सेव एनर्जी सिग्नल्स इन फॉग,
दिस वेव स्केटर्स लेस ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये सब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर या यूजेज के अंदर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोवेव। तो ये यूज होता है हमारा माइक्रोवेव ओवन में, सबको पता है, नाम से ही पता है। इट इज़ यूज्ड इन रडार सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया आपका EM वेव का चैप्टर फिनिश। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इन सब चीज़ों का आप कर लेते हैं तो आपका नियरली 4 to 5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।